पसीना सबको आता है, किसी को ज़्यादा तो किसी को कम। लेकिन क्या आपके साथ ऐसा होता है, पसीना निकलते ही अगल बगल खड़े लोग मुंह सिकोड़ने लगते हैं, कोई टोक दे तो और शर्मिंदगी होती है। वजह पसीने की बदबू। और अब तो गर्मियाँ आ गई हैं तो पसीना तो खूब निकलेगा। पर क्या आप ये जानते हैं कि पसीने की अपनी कोई स्मेल नहीं होती है, ना अच्छी ना बुरी। पर अगर ऐसा है तो पसीने से बदबू क्यों आने लगती है? आज सेहत के इस एपिसोड में हम इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे। डॉक्टर से जानेंगे कि आखिर कुछ लोगों के पसीने से बदबू क्यों आती है, पसीने से बदबू ना आए इसके लिए क्या करें, और खाने पीने की कौन सी चीज़ें पसीने की बदबू को बढ़ा देती हैं। सुनिए। Powered by Sensodyne K. SLS और पैराबेन गॉन तो का करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूथ का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। हमारी बॉडी में दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, इक्राइन ग्लैंड्स एंड एपोक्राइन ग्लैंड्स। एपोक्राइन ग्लैंड्स हमारे एक्जिला या बगल जिसको बोलते हैं उसमें, ग्रॉइन में और स्कैल्प पे होते हैं। ये थोड़ा थिक स्वेट प्रोड्यूस करते हैं जिसमें प्रोटीन्स और फैट भी प्रेजेंट होता है। ये फैट बैक्टीरिया और फंगस के लिए खाने का काम करता है, इसलिए यहाँ पर बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ होती है और जो बॉडी ओडर प्रोड्यूस करता है। पसीने में खुद कोई स्मेल नहीं होती है, पर जब इसमें बैक्टीरिया या फंगस ग्रो करता है तब इसमें बदबू आने लगती है। कुछ लोगों में पसीने की स्मेल ज़्यादा क्यों होती है, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि हार्मोनल फैक्टर्स, प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी, थायराइड इश्यूज़, ओबेसिटी। इन लोगों में पसीने की स्मेल ज़्यादा होती है। स्ट्रेस और एंग्जाइटी जिनको होता है उनमें भी पसीने की स्मेल ज़्यादा होती है। हाइजीनिक और लाइफस्टाइल रिलेटेड फैक्टर्स जैसे ना नहाना, गीलापन रहना कपड़ों में, उनमें पसीने की स्मेल ज़्यादा हो सकती है। देन कुछ फैक्टर्स हैं जैसे डाइट, स्पाइसी फूड, गार्लिक और अनियन जैसे पदार्थ जो है हमारी बॉडी में हम सल्फर रिलेटेड कंपाउंड्स रिलीज करते हैं जिससे पसीने की स्मेल ज़्यादा हो सकती है। एक और फैक्टर है जिससे पसीने की स्मेल प्रभावित होती है, वो है ज्योग्राफिकल लोकेशन। जो लोग गर्म इन्वायरमेंट में, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है या ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, वहाँ रहते हैं, उन लोगों को ये पसीने की बदबू जिसे ब्रोमहाइड्रोसिस बोलते हैं वो ज़्यादा हो सकता है। अगर आपको ये दिक्कत है तो आप कोशिश करें कि थोड़ी ठंडे इन्वायरमेंट में रहें जहाँ पे आपको गर्मी ज़्यादा ना लगे। थोड़ा पंखे के नीचे, एसी के अंदर ज़्यादा प्रेफर करें, जिससे आपकी ये कंडीशन में आपको हेल्प मिलेगी। एप्पल साइडर विनेगर एक कंपाउंड होता है जिसको आप बहुत डाइल्यूटेड मात्रा में पानी के साथ डाइल्यूट करके कॉटन की टिप से अप्लाई कर सकते हैं। लेमन जूस को भी आप अप्लाई कर सकते हैं कॉटन की टिप से पानी में डाइल्यूट करके। पर ये सब यूज़ करने से पहले आप ध्यान रखें कि आपको पैच टेस्ट करना है, क्योंकि कभी कभी इन घरेलू नुस्खों से आपको एलर्जी और इरिटेशन हो सकती है। आप एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ टोनर्स जैसे AHA, BHA, ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड 2 to 3% की स्ट्रेंथ में आप यूज़ कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ कॉटन टिप आप थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर सकते हैं, जो हेल्प करता है पसीने की स्मेल को कंट्रोल करने में। पसीने की बदबू ना आए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें सबसे पहले हाइजीन मेंटेन करना है, जैसे कि डेली शावर लेना, सूखे हुए पहनना, गीले कपड़े ना पहने। जब भी हम शावर लेते हैं उसके बाद पूरी तरह से बदन टॉवल से सुखा के फिर ही कपड़े पहने। कॉटन के कपड़े, लाइट वेट, ब्रीदेबल मटेरियल से बने हुए कपड़े पहने, जिससे पसीना कम बॉडी से कांटेक्ट में रहता है और जल्दी इवेपोरेट होता है। एंटीपर्स्पिरेंट्स, डिओड्रेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीपर्स्पिरेंट्स जिसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड और मैग्नीशियम जैसे कंपाउंड्स होते हैं जो स्वेट की बदबू को कम करने में हेल्प करते हैं। पसीने की स्मेल अगर घरेलू नुस्खे और हाइजीन रिलेटेड और डाइटरी फैक्टर्स को चेंज करके भी कंट्रोल ना हो तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि कुछ केसेस में पसीने की स्मेल बीमारियों से एसोसिएटेड होती है, जैसे ट्राइमेथाइल अमीन यूरिया एंड फिनाइल कीटोन यूरिया। सबसे पहले है गार्लिक, अनियन, जिसमें सल्फर कंपाउंड्स होते हैं जो आपकी पसीने की स्मेल को बदबूदार बनाते हैं। देन स्पाइसी और जंक फूड ये आप अवॉइड कर सकते हैं, और रेड मीट भी एक कारण है जिससे पसीने की स्मेल ज़्यादा होती है। खाने में आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ये सब खा सकते हैं। लेमन
प्रोबायोटिक्स रिलेटेड फूड। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप हमेशा अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। दिन में 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पिएं, जिससे बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है और पसीने की स्मेल कम होती है। अगर आपके पसीने से ज़्यादा बदबू आती है और सारे उपाय आजमाने के बाद भी नहीं जा रही, तो एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलिए, क्योंकि हो सकता है ऐसा किसी इन्फेक्शन या बीमारी के कारण हो रहा हो। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। पिछले दिनों राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव को सोर्स की वजह से एम्स दिल्ली में भर्ती कराया गया था। लंबी बीमारी या फिर एक्सीडेंट की वजह से जिन लोगों को अधिकतर समय बैठे बैठे या लेटे बिताना पड़ता है, उनमें ये दिक्कत बहुत आम है। डॉक्टर से जानते हैं सोर्स क्या होते हैं और ये क्यों निकलते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव, इन्हें 2 अप्रैल यानी बुधवार को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। इससे पहले वो कुछ समय के लिए पटना के एक अस्पताल में भी एडमिट हुए थे। उनके बेटे और राजद नेता तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उनके पिता की पीठ और एक हाथ पर घाव हो गए थे। ये घाव ठीक नहीं हो रहे थे, जिसके चलते उन्हें इलाज की ज़रूरत पड़ी। दरअसल लालू प्रसाद यादव के शरीर पर जो घाव हुए हैं वो सोर्स कहलाते हैं। ये जख्म, छाले किसी भी रूप में हो सकते हैं। इन्हें बॉडी सोर्स, प्रेशर अल्सर या फिर बेड सोर्स के नाम से भी जाना जाता है। बॉडी सोर्स क्यों होते हैं और इनका क्या इलाज है, ये हमने पूछा डॉक्टर पीयूष मिश्रा से। डॉक्टर पीयूष कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति लंबे वक्त तक एक ही पोजीशन में लेटा या बैठा रहता है तो उसके शरीर के कुछ हिस्सों पर लगातार दबाव पड़ता है। इससे वहाँ मौजूद छोटी छोटी खून की नलियाँ सिकुड़ जाती हैं, जिससे उस हिस्से में खून का बहाव घट जाता है। हमारे शरीर के हर हिस्से को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जो वहाँ तक खून के ज़रिए ही पहुँचते हैं। लेकिन जब खून का बहाव घटता है तो उस हिस्से में ऑक्सीजन और पोषण की भी कमी हो जाती है। नतीजा, हर अंग के सेल्स धीरे धीरे मरने लगते हैं। स्किन और टिश्यूज़ पे घाव पड़ जाते हैं। सेल हमारे शरीर का बेसिक यूनिट है और टिश्यू यानी ऊतक सेल्स से मिलकर बने होते हैं। ये दिक्कत उन लोगों के साथ ज़्यादा होती है जो किसी गंभीर बीमारी के मरीज़ हैं और उन्हें लंबे समय तक लेटना या बैठना पड़ता है। ऐसे मरीजों की पीठ, कोहनी, एड़ी और कूल्हों पर घाव हो सकते हैं। इसी तरह जिन्हें डायबिटीज़ या वैस्कुलर डिजीज़ेज़ हैं, उन्हें भी बॉडी सोर्स हो सकते हैं। दरअसल शुगर का बढ़ा लेवल खून की नलियों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे वो सिकुड़ सकती हैं और खून का फ्लो घट सकता है। इसी तरह वैस्कुलर डिजीज़ेस में खून की नलियों पर असर पड़ता है। उनके सिकुड़ने से अंगों तक पर्याप्त खून नहीं पहुंचता, जिससे घाव जल्दी नहीं भरते हैं। बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन होने पर भी शरीर पर घाव पड़ सकते हैं। अगर स्किन बार बार कपड़े या बिस्तर से रगड़ रही है तो वो कमज़ोर हो सकती है, जिससे घाव होने का खतरा बढ़ जाता है। कई बार जब शरीर को ज़रूरी पोषण नहीं मिलता, आप हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं, तब भी स्किन कमज़ोर हो जाती है और उसमें छाले पड़ सकते हैं। बॉडी सोर्स से बचने के लिए ज़रूरी है कि मरीज़ को हर 2-3 घंटे में करवट दिलवाई जाए, उसकी स्किन को साफ रखा जाए। अगर घाव हो गया हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें, ताकि समय समय पर घाव की ड्रेसिंग की जाए और ज़रूरी दवाएं दी जाएं। साथ ही एक हेल्दी डाइट लें, ऐसी डाइट जिसमें प्रोटीन, विटामिन सी और जिंक से भरपूर चीज़ें हों, ताकि घाव जल्दी भर सके और किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। प्रोटीन के लिए पनीर, अंडा, दूध, दही, सोयाबीन, मेवे, टोफू, बीन्स और मीट, हाँ मछली भी खाई जा सकती है। विटामिन सी के लिए आप खट्टे फल जैसे संतरा, चकोतरा खा सकते हैं। वहीं जिंक के लिए मशरूम, सोयाबीन, दूध, दही, पनीर, ओट्स, मूंगफली, अंडे, चिकन और मछली खा सकते हैं। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। तरबूज खरीदने से पहले ये बातें ज़रूर जान लीजिए, इस बार फीका तरबूज नहीं खाना पड़ेगा। गर्मियों के मौसम में तरबूज खूब खाया जाता है। बाजार में तरबूज बिकना भी शुरू हो गए हैं। अब कई बार तरबूज बाहर से तो पका हुआ दिखता है, पर खाने पर मीठा नहीं होता, ना रस होता है ना स्वाद। यही नहीं, स्वाद और रंग देने के लिए उनमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और कलर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। बढ़िया और बिना मिलावट वाला तरबूज कैसे चुने, ये हमने पूछा डाइटिशियन प्रियंका से। डाइटिशियन प्रियंका कहती हैं कि तरबूज खरीदते वक्त उसे उठाकर देखें। एक मीठा और रसीला तरबूज भारी महसूस होना चाहिए। इसी तरह तरबूज के किनारों को चेक करें। अगर किनारे वाला हिस्सा हल्का पीला है तो समझ जाइए कि तरबूज को पकने का पूरा समय मिला है। आप तरबूज थपथपा कर भी देख सकते हैं। अगर आवाज़ गहरी है तो इसका मतलब तरबूज सही से पक चुका है। अगर खोखली आवाज़ आ रही है तो हो सकता है तरबूज ज़्यादा पक गया हो या फिर अंदर से खोखला हो।
ज़्यादातर तरबूज गोदामों के फर्श पर खुले में रखे जाते हैं, ऐसे में चूहे उन्हें कुतर सकते हैं। तो तरबूज खरीदते समय उसे ध्यान से देखें। अगर कहीं कुतरने का निशान हो या किसी भी तरह का अलग निशान नज़र आए तो ऐसा तरबूज ना खरीदें। अगर तरबूज दबाने पर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है तो वो अंदर से ख़राब हो सकता है, ऐसा तरबूज खरीदना अवॉइड करें। इसी तरह अगर तरबूज पर गहरे सफ़ेद धब्बे हैं या वो वज़न में बहुत हल्का है तो हो सकता है तरबूज पूरी तरह से पका ना हो, उसमें कम पानी हो, यानी उसमें रस ना हो। ऐसे तरबूज को भी ख़रीदने से बचें। एक बार जब तरबूज घर ले आए तो उसमें मिलावट भी ज़रूर चेक करें। कई बार तरबूजों में आर्टिफिशियल कलर्स की मिलावट की जाती है। मिलावट चेक करने के लिए तरबूज को बीच से काट लें। अब गूदे वाले हिस्से पर टिश्यू पेपर या रुई रगड़ें। अगर तरबूज का लाल रंग छूटकर टिश्यू पेपर या रुई पर लग जाए तो समझ जाइए आपके तरबूज में आर्टिफिशियल कलर डाला गया है। आप तरबूज के एक टुकड़े को पानी में डालकर भी देख सकते हैं। अगर उस टुकड़े से लाल रंग छूटने लगे तो समझ जाइए कि तरबूज में रंग की मिलावट की गई है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।